गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रस्टो का विकास अवस्था सिद्धांत या वृद्धि अवस्था सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, रस्टो का स्टेज ऑफ, इसको बोला जाता है रस्टोस स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसके बारे में ये सिद्धांत विशेष रूप से उसके लिए है कि जो जनसंख्या या किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास किस ढंग से हुआ है, किस स्टेज, कई स्टेज से होकर के गुजरा हुआ, उस पर ये आधारित है। ये चूँकि लगभग सभी देशों के लिए संदर्भ में बनाया गया है, लेकिन सभी देशों का ये जो स्टेज है ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत पर हम लोग अभी देखेंगे। पहले सिद्धांत को देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है इस पर डिस्कस करना है, उसके बाद से हम लोग जो हर कंट्री का अलग अलग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये विकास अवस्था है क्या चीज़, या इसको किस स्टेज में, क्या स्टेज से क्या मतलब है। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो ये सिद्धांत है, विकास अवस्था सिद्धांत है, इसका उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि इसका जो आधार है, सिद्धांत बनाने का जो आधार है, किस आधार पर इसको बनाया गया। ठीक है, और उसका स्टेज देखेंगे, कितने चरणों में इसको बांटा गया है, कितने अवस्थाओं में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, और अंत में इसका मूल्यांकन करेंगे कि इसका पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकास की अवस्था क्या है। तो जैसे इसमें माना गया है कि सिद्धांत में माना गया है कि कोई भी देश कई चरण में इसका विकास होता है। जो सामाजिक आर्थिक विकास होता है ये गतात्मक प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया होता है। इसके द्वारा धीरे धीरे इसका विकास होता है। शुरू में जो पहला चरण होगा उसमें बिल्कुल ही विकास का अवस्था शुरुआत भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, काफ़ी ये जनजाति टाइप का समाज होगा। इस ढंग से धीरे धीरे इसको विकास हुआ होगा। ठीक है, तो ये कई चरण में इसीलिए इसको डिवीजन किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो अवस्था है, अवस्था करें उद्देश्य है। उद्देश्य इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का उद्देश्य यही था कि किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास किस ढंग से हुआ है इसको जाना जा सके या इसका विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, और ये जो स्टेज है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टेज, सभी स्टेज में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रत्येक देश हर स्टेज में उतना दिन तक रहा ही है। ठीक है, हो सकता है कि कोई स्टेज में कई देश कम समय में रहा है, कई देश ज़्यादा दिन तक उसी समाज में रहा है। कई अभी अफ्रीका के देश है, जैसे पारंपरिक समाज है, अभी उसी अवस्था में भी अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसका ये उद्देश्य, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास किस ढंग से हुआ उसके बारे में विश्लेषण करना है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का उद्देश्य और आधार। ठीक है, ये इसके सिद्धांत का प्रतिपादन 1971 में, ये हालांकि चाहे तो ये इंट्रोडक्शन में ही तीनों चीज़ दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग इसीलिए जानबूझ के किए हैं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट रहे। ठीक है, हालांकि यदि एग्जाम में लिखते समय इंट्रोडक्शन में ही सारा पार्ट को, 3 पार्ट को एक साथ कर दीजिएगा। ठीक है, भूमिका में ही, इंट्रोडक्शन में ही उद्देश्य भी आ जाएगा और आधार भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि 1971 में रस्टो द्वारा, एक यूएसए के इतिहासकार है, इतिहासकार का आर्थिक इतिहासकार कहिए, यूएसए का आर्थिक इतिहास ये रस्टो है। इन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, इनका जो प्रतिपादन करने का इनका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि ठीक है, इस किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास का विश्लेषण करना था। ठीक है, विश्लेषण करना। ठीक है, और ये इनका मानना ये था कि सभी देश, ये जो अवस्थाएं, जितने अवस्थाएं बताए हैं, 5 अवस्था बताए हैं, 5 अवस्था से गुजर के ही निकलना पड़ता है। ठीक है, तो ये रस्टो का ये मानना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो इसका आधार क्या रहा है। ठीक है, ये जो रस्टो है या ये सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि जो विकास की सामाजिक आर्थिक विकास जो होता है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि ये एक
जैविक प्रक्रिया होता है। जैसे जैविक प्रक्रिया होता है कि जैसे जैविक में मतलब कि कोई जीव जंतु है या फिर मानव है, कैसे जब पैदा होता है धीरे धीरे बाल्यावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, उसके बाद से वृद्धावस्था होता है, ये क्रम में होता है, क्रमिक होता है। तो ऐसे ही ये जो इसका जो सामाजिक आर्थिक विकास होता है किसी देश का, वो एक क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक अवस्थाओं के अंतर्गत धीरे धीरे वृद्धि करता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का मुख्य आधार यही रहा है कि ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया न होकर के ठीक है, ये गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कैसा है, ये जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जैविक प्रक्रिया को इसको माना गया है, विकास का जैविक प्रक्रिया इसको माना गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अवस्था क्या है। अवस्था मैंने कितने स्टेज में इसको डिवीजन किया गया है। तो ये राष्ट्रों ने इनको 5 अवस्था में डिवीजन किया है। किसी भी देश को विकास, जो आर्थिक विकास होता है, वो 5 अवस्था में होता है। 5 अवस्था में कौन कौन सा अवस्था है? जो पहला अवस्था है परंपरागत समाज है। ठीक है, ठीक है, परंपरागत समाज है। दूसरा जो अवस्था है वो प्री टेक ऑफ स्टेज इसको बोलते हैं। परंपरागत समाज को इंग्लिश में ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी। और जो सेकेंड स्टेज है वो प्री टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं, या फिर उत्प्रस्थान की पूर्व अवस्था। ठीक है, उत्प्रस्थान की पूर्व अवस्था, या इसको प्री कंडीशन टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। जैसे जहाज जैसे उड़ना होता तो कैसे होती है, पहले सीधे दौड़ती है, उसके बाद से टेक ऑफ करती है, उसके बाद से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो परंपरागत समाज है अभी धीरे धीरे चल रहा है, इसके बाद से प्री टेक ऑफ स्टेज है। मतलब जब रन करने लगती है तो वो प्री टेक ऑफ स्टेज होता है, और उसके बाद जब ऊपर उड़ जाती है तो ये टेक ऑफ स्टेज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसी तरह से ये भी इसको प्री टेक ऑफ स्टेज या प्री कंडीशन टेक ऑफ स्टेज इसको इंग्लिश में बोला जाता है, पूर्व अवस्था है। ठीक है, उत्प्रस्थान की। जो तीसरा अवस्था है वो है उत्प्रस्थान अवस्था। इसको टेक ऑफ स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और जो चौथा अवस्था है कि परिपक्वता की ओर प्रस्थान। ठीक है, परिपक्वता की ओर प्रस्थान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राइव टू मैच्योर स्टेज। ठीक है, और जो पांचवा अवस्था है वो है व्यापक उपभोग की अवस्था। ठीक है, तो ये 5 स्टेज है। इसको बोलते हैं व्यापक उपभोग की अवस्था को बोलते हैं कि हाईली कंज्यूम स्टेज इसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा, उपभोग की अवस्था ज़्यादा होता है, या फिर इंग्लिश में इसको स्टेज ऑफ मास कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, मास कंजप्शन। ठीक है, मास कंजप्शन में काफ़ी उपभोग की ये भोग विलास इसमें लोग करने लगते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आय में वृद्धि हो जाती है, इसलिए भोग विलास में ज़्यादा लोग लिप्त रहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये 5 अवस्था में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके 5 स्टेज के बारे में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं इसको। पहले हम लोग देखेंगे परंपरागत स्टेज। परंपरागत स्टेज
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परंपरागत स्टेज में ये बिल्कुल अभी इसमें विकास शुरू भी नहीं हुआ रहता है, ठीक है। लगभग जनजाति समाज होता है, उसमें कोई भी चीज़ तकनीकी जब पुराने तकनीकियों से ही काम किया जाता था। इसके साथ जो कृषि होती है, निर्वहन कृषि होती है, केवल खाने पीने के लिए, पेट भरने के लिए जो है कृषि का उत्पादन हो जाए वही बड़ी चीज़ होता है, ठीक है। उसमें जो समाज होता है काफ़ी रूढ़िवादी होता है, अंधविश्वासी होता है, कई जो गैर अंधविश्वास रूढ़िवादी वाला जो कार्य किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो कार्य होता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य बहुत ज़्यादा कुछ विकसित नहीं होता है, ठीक है। इसमें लगभग ज़्यादा देश कैसे अभी भी कई देश ऐसे हैं कि इसी कंडीशन में है, जैसे जो मध्य अफ्रीका के देश है लगभग इसी कंडीशन में ज़्यादा है। अभी एशिया में भी कई कंट्री हैं, जैसे लाओस है, भूटान है, ठीक है, लगभग इसी स्टेज में है, ठीक है। ये परंपरागत समझ जिसमें रूढ़िवादी होता है, रूढ़िवादी परंपरा होता है, काफ़ी पिछड़ेपन होता है, इसके साथ साथ जो जनजातीय समाज विशेष रूप से होता है, जो कृषि होता है कैसा होता है, कृषि निर्वहन कृषि होता है, ठीक है। निर्वहन प्रकार का होता है या फिर स्थानांतरी कृषि जैसा होता है। जनजातियों में कैसे होता है, स्थानांतरणशील कृषि, ठीक है। इस प्रकार ये कृषि का विकास होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इसमें देश हैं जैसे मध्य अफ्रीका के ज़्यादा देश हैं, ठीक है। कांगो हैं, गैबोन हैं इत्यादि जैसे है सब मध्य अफ्रीका के देश हैं। पूर्वी एशिया के जो पूर्वी तिमोर है अभी भी इसी स्टेज में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त लाओस है, अभी भूटान है, ठीक है। अभी इसी कंडीशन में जो परंपरागत समाज में ही अभी भी जी रहे हैं लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो अवस्था है उत्प्रस्थान की पूर्व अवस्था या प्री टेक ऑफ स्टेज, ठीक है। दूसरा स्टेज है प्री टेक ऑफ स्टेज या प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ स्टेज। जैसे फिगर में दिखाया गया है, एक तरफ ये समय दिखाया गया है, इधर समय है, ठीक है, और इधर दिखाया गया है ये सामाजिक आर्थिक विकास है, सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है। ये एक तरफ दिखाया गया। तो पहले है परंपरागत समाज, उसके बाद से उत्प्रस्थान की पूर्व अवस्था, उसके बाद उत्प्रस्थान अवस्था, परिपक्वता की ओर अवस्था और व्यापक उपभोग की अवस्था, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेकेंड अर्थात उत्प्रस्थान की पूर्व अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समाज अब धीरे धीरे विकास करने लगता है। जो कृषि गतिविधियाँ होती हैं धीरे धीरे उसमें भी तकनीकी चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगता है, ठीक है। जो राजनीतिक है, राजनीतिक भी धीरे धीरे राजनीतिक रूप से स्थिरता आने लगती है, ठीक है। और समाज विशेष रूप से समुदाय के रूप में रहने लगता है और मिलजुल करके कार्य करने लगता है, ठीक है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, परिवहन मार्गों का भी विकास हो जाता है, ठीक है। इसमें और संरचना का डेवलपमेंट होता है। जो कृषि है, कृषि में तकनीकी का प्रयोग होने लगता है। अभी शुरुआती स्टेज है, बहुत हाईली तकनीकी नहीं होता है बल्कि, लेकिन फिर भी तकनीकी चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगता है। प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, लेकिन कई चीज़ होता है कि जो पूरी परंपरागत समाज से धीरे धीरे अब यंत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है। ये इसमें ध्यान उत्पादकता वृद्धि में की जाता है। जैसे जो भी कृषि किया जाता है तो उसको कोशिश किया जाता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो,
ठीक है, उत्पादकता पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद इसके जब उत्पादकता ज़्यादा हो तो खाने पीने से जब सामान बचेगा या अनाज बचेगा तो उसको निवेश किया जाएगा अलग, तो निवेश की भी प्रवृत्ति इसमें आती है। ठीक है, इस प्रकार ये समाज सेकेंड इसमें होता है। ठीक है, ये जो इंडिया है, भारत है, कब आया है इसे समाज में? यह भारत लगभग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस स्टेज में आया है। लगभग किसके आसपास? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, ठीक है, इस समय ये भारत इसमें आया है, जबकि यूएसए लगभग 18वीं में है। ठीक है, लगभग 1800 ईस्वी में सेकेंड स्टेज में प्रवेश कर चुका था। ठीक है, यूएसए का जो डेवलपमेंट है ये भारत के अपेक्षा काफ़ी स्पीड से हुआ। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड स्टेज, मतलब कि ये उत्प्रस्थान की पूर्व अवस्था। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है? थर्ड स्टेज में है प्रस्थान की अवस्था या टेक ऑफ स्टेज। ठीक है, तीसरा है टेक ऑफ स्टेज। ठीक है, या उत्प्रस्थान की अवस्था इसको बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था में धीरे धीरे तकनीकी का विकास अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। प्रौद्योगिकी जो उच्च किस्म का जो प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, और विशेष रूप से विविध कार्यों पर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कई प्रकार के कार्यों में ज़्यादा विविधीकरण आया है और इसमें तकनीकी और प्रौद्योगिकी का भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया है और उसमें यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेज में अभी हम लोग देखे थे, सेकेंड स्टेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, चाहे आर्थिक विकास से संबंधित हो चाहे परिवहन से संबंधित हो, उसका निवेश अब फायदा धीरे धीरे इस स्टेज में देखने को मिलने लगा है। ठीक है, तो जो अवसंरचना में निवेश किया गया था, निवेश का लाभ इसमें मिलने लगा है। ठीक है, और संरचना में निवेश का लाभ इस स्टेज में होने लगा है। और जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उद्योगों का, कई प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया है, कई विभिन्न प्रकार के कार्यों का धीरे धीरे विकास हुआ है। विशेष रूप से औद्योगिकरण की स्थिति आ गई है इसमें। जैसे औद्योगिक क्रांति होता है, औद्योगिक क्रांति इसी स्टेज में माना जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलप की गई है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसके साथ साथ जो हाईली जो प्रौद्योगिकी है उसका भी इसमें विकास किया गया है। और ज़्यादातर ये जो पर्यावरण से संबंधित भी है, इसको भी ध्यान इसमें दिया जाने लगा है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का प्रयास इसमें किया जाने लगा है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य नहीं, ये जो सतत विकास की जो प्रक्रिया है, इसका संकल्पना का जो सतत विकास का संकल्पना है, सतत विकास के संकल्पना का प्रयोग किया जाने लगा है। अर्थात कोशिश किया जाना है कि जो संसाधन है उसको अनुकूलतम उपयोग किया जाए, अनुकूलतम उपयोग किया जाए, जिसका जो आगे वाला आने वाले जो पीढ़ी है उसका भी बाद में उपयोग कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसे पहले स्टेज में था कि पूरी तरह से जितना खनिज पदार्थ हैं, जो कुछ भी है, पूरे बेहतर उसको ज़्यादा पूरा उपभोग करने की कोशिश नहीं किया जा रहा था, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए बचाने का भी कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, सतत विकास के लिए पर्यावरण को वो भी ध्यान में रख करके इसी किया जा रहा है कि पर्यावरण ज़्यादातर नुकसान ना हो या उसको क्षति ना पहुँचे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो जापान है सेकेंड स्टेज में, सेकेंड वर्ल्ड वार क्या है, इस जब थर्ड स्टेज में कब आया? जो जापान है ये तीसरे स्टेज में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही आया। सेकेंड वार के विश्व युद्ध के बाद से, सेकेंड विश्व युद्ध जब हुआ था उसके पश्चात जो जापान है काफ़ी तीव्रता से अपना विकास करके इस स्टेज में पहुंच गया है। ठीक है, और जो भारत है, भारत कब स्टेज में पहुंचा है? लगभग 5वीं पंचवर्षीय योजना है,
ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारत इस स्टेज में, मैंने 3rd स्टेज में पहुंचा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हुए चलते हैं कि हर देश का अलग अलग है कि जो उसका जो समय है स्टेज में अलग अलग समय में वो प्रवेश किया है। ठीक है, अब अगला स्टेज है, ये रहा 3rd स्टेज, उत्प्रस्थान की अवस्था। और अब है 4था स्टेज, मतलब परिपक्वता की ओर प्रस्थान। चौथा स्टेज है परिपक्वता की ओर प्रस्थान। ठीक है, ड्राइव टू मैच्योर स्टेज। ठीक है, ड्राइव टू मैच्योर स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ज़्यादातर इसमें जो विकसित देश हैं इसका मुख्य पहचान है, इस अवस्था की मुख्य पहचान है कि लगभग सभी देश विकसित हो चुके हैं। सभी देश नहीं, बल्कि मतलब जो देश में काफ़ी विकास हो चुका है, विकसित देश ही इस अवस्था में उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें जानते हैं कि इसको ये प्रौढ़ावस्था भी कहा जाते हैं इसको, क्योंकि अब इससे ज़्यादा डेवलप करेगा तो धीरे धीरे अब प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रौढ़ावस्था में पूरी तरह से जितना तकनीकी है काफ़ी हाईली अपने उच्च स्तर पे है। ठीक है, काफ़ी डेवलप की है, जो उद्योगों को में काफ़ी जो क्या रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उद्योगों का केंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, मतलब कि उद्योग हैं कई क्षेत्रों में हर जगह पे लगाए जा रहे हैं, और ज़्यादा उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से क्या हो रहा है कि जो विश्व व्यापार है वो धीरे धीरे सब अपेक्षाकृत, जैसे और स्टेज में है 3rd स्टेज की अपेक्षा इसमें कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि जब उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, चाहे उद्योग एक ही देश में क्या काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो वहीं का सामान वहीं से भी उसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो अपेक्षाकृत इसमें विश्व व्यापार में कमी आई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अपेक्षाकृत 3rd स्टेज की अपेक्षा इसमें जो तकनीकी हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। ठीक है, काफ़ी विकसित तकनीकी का भी प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, तो ये रहा 4th स्टेज। अब देखते हैं कि ये अंतिम स्टेज, अर्थात मैंने 5वीं स्टेज मतलब कि व्यापक उपभोग का अवस्था। ठीक है, 5वां जो स्टेज है व्यापक उपभोग की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो चौथा अवस्था था यही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जब डेवलपमेंट के लिए कोई स्थान नहीं बचा था तो क्या होगा कि जो पहले के वहाँ उसमें के जो लोग थे, हर चीज़ सामान से लेकर के हर चीज़ काफ़ी उन लोगों को मिल चुका था। अब उससे ज़्यादा वो क्या कर रहे थे कि जो पहले सामान है उसको बेच करके नया सामान लेने का प्रयास कर रहे थे, अर्थात हाईली उच्च स्तरीय उपभोग व्यवस्था था इसमें। ठीक है, ये भोग की स्थिति थी। ठीक है, पूरा विलासिता का जीवन लोग जी रहे थे। इस स्टेज में विलासिता का जीवन लोग जीते हैं। ठीक है, ये विकास की चरम अवस्था भी इसको कहा जाता है। विकास की चरम अवस्था। ठीक है, ये पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ये, और इसमें जो उपभोक्ता बाजार है काफ़ी बृहद, इसको इस स्टेज को कहा भी जाता है बृहद उपभोक्ता बाजार। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ इसमें उपभोग की ही वस्तुएं होती है। जैसे कि इसमें के समाज में के जो रहने वाले हैं काफ़ी डेवलप हो गए हैं, आय का साधन इतना ज़्यादा हो गया है, या आय इतना ज़्यादा लोग कमा लिए हैं कि जो पुराने जैसे पुराना कार है उसको बेच करके नया कार ले रहे हैं, नया प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने से सुख सुविधा वाला कार है उसको ले रहे हैं। तो स्टेज के लोग करते हैं या इस समाज के लोग करते हैं इसमें। ठीक है, इस स्टेज में यदि देखा जाए कौन कौन देश हैं तो इसमें विशेष रूप से
यूएसए के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, या पूर्वी जो यूरोपीय देश हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन एक इसमें भी एक चीज़ और इसमें देखने को मिलता है कि जो कंट्री का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक कंट्री का उसको इस स्टेज में माना गया तो कंट्री का सभी क्षेत्र जो है, ठीक है, कोई कंट्री है, ऐसा नहीं है कि इसको मान लिया गया कि ये विकसित क्षेत्र हो गया है या फिर ये 5वीं स्टेज में पहुँच गए हैं तो इसका सभी क्षेत्र में नहीं होता है, बल्कि कुछ ही क्षेत्रों में ही ये स्टेज में होता है। जैसे यूएसए के संदर्भ में देखा जाए तो यूएसए में कैसा है, यूएसए का जो महान झील प्रदेश है उसके जो पूर्वी भाग हैं उस भाग में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वो अभी 5वीं अवस्था में पाया जाता है। जबकि उसका पश्चिमी भाग है, यूएसए के जो पश्चिमी भाग है वो अभी भी 3rd या 4th स्टेज में ही अभी है, ठीक है। तो जो झील का जो प्रदेश वाला क्षेत्र है या नियाग्रा फॉल्स से संबंधित देख रहे हैं, चाहे वहाँ पे न्यूयॉर्क है, क्लीवलैंड है, ये सब कैसे क्षेत्र हैं, काफ़ी डेवलपमेंट क्षेत्र हैं, ठीक है। और न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है, कैलिफोर्निया है, टेक्सास जो पश्चिमी क्षेत्र का कैलिफोर्निया क्षेत्र है वो भी काफ़ी डेवलपमेंट है। और जो टेक्सास क्षेत्र है, टेक्सास क्षेत्र जैसे कि कैरिबियन सागर के पास में है, मैक्सिको खाड़ी में है, ये भी काफ़ी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो वो सब ये स्टेज में है। जबकि जो पश्चिमी भाग काफ़ी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, वो रेगिस्तानी क्षेत्र वो चाहे जो मैदानी क्षेत्र है वो भी अभी पूरी तरह से 5वीं स्टेज में नहीं पहुंचा है, बल्कि 3रा या 4थी स्टेज में ही पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेष विशेषता यही रही है कि ये इसका पूरा क्षेत्र, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्षेत्र ही विकास हुआ या 5वीं स्टेज में ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा राष्ट्रों की विकास अवस्था मॉडल। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसका पॉजिटिव मूल्यांकन देखते हैं। इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट होगा और कुछ इसका नेगेटिव पॉइंट होगा। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट जैसे कि हम लोग देख ही रहे थे कि ये बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं कि किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास को विश्लेषण करने के लिए काफ़ी अच्छा ये सिद्धांत है, ठीक है। लगभग सभी जो देश हैं इस अवस्था में होकर के ही गुजरा हुआ है, ठीक है। लेकिन केवल अंतर इतना ही रहा है कि कई देश हैं कि एक जो स्टेज है उसमें ज़्यादा दिन तक रहा है, कई स्टेज हैं, कई देश हैं कि एक स्टेज में ज़्यादा दिन नहीं रहा है बल्कि कभी दिन रहा है, जबकि बहुत शीघ्र ही अगले स्टेज में चला गया है, ठीक है। जैसे यूएसए है, परंपरागत समाज में लगभग कम दिन तक रहा और उत्पस्थान अवस्था के भी जल्दी से पार कर गया, ठीक है। तो जो विकास का स्टेज है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सभी देशों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो चरण है सभी चरण से होकर के सभी देश गुजरे हैं, ठीक है। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो इसका यही रहा। अब इसका हम लोग निगेटिव कुछ पॉइंट देखते हैं। निगेटिव पॉइंट मतलब इसका थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट इसका यही रहा कि संसाधनों का वितरण अलग अलग होने की वजह से संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। जब संसाधनों का वितरण असमान है तो सभी देश एक साथ कैसे विकास कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जिस क्षेत्र में संसाधन ज़्यादा है वो भाग काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, जहाँ पर संसाधन की कमी है वो जो देश है या क्षेत्र है वो विकास जल्दी नहीं किया है, ठीक है। तो ये विकास के में काफ़ी अंतर आया है, ठीक है। और दूसरा इसका कहा जाता है कि जब मंदी का दौर होता है या रिसेशन का समय होता है, ये मंदी काल में कई चीज़ होता है कि वो काफ़ी डेवलप नहीं करता है। जो स्टेज होता है काफ़ी एक ही स्टेज में कई देश हैं उसी तरह से रुके होते हैं, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है, तो इसका भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया है कि मंदी का प्रभाव को ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसमें अभी वर्तमान में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी देश का डेवलपमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने तकनीकी से ही या अपने संसाधनों से ही डेवलपमेंट करे, बल्कि अन्य देशों के सहयोग के लेकर के भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत में इसका वर्णन नहीं किया गया है या जिक्र कहीं नहीं किया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का इसमें ध्यान नहीं दिया गया है या फिर तकनीकी विकास का भी ध्यान नहीं दिया गया है। तकनीकी विकास जो कि दूसरे देश के भी सहायता से किया जा सकता है
या अन्य संस्थाएं हैं उसका भी ऋण लेकर के भी किया जा सकता है। जैसे विश्व बैंक है, उससे भी ऋण लेकर के कोई जो कंट्री है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शीघ्र ही पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये हालांकि कुछ कमियां रही हैं इस सिद्धांत की, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी ये जो सिद्धांत है काफ़ी आशावादी मॉडल है, और इतना आशावादी मॉडल है कि इसीलिए इसको अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत ऐसा है कि ये लगभग सभी देशों को विश्लेषण करने में एक बहुत ही एक आधार बना है, या सराहनीय प्रयास इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा राष्ट्रों का जो विकास अवस्था मॉडल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ये समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।